Recording in progress. ओके, स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा जल्दी है, कल क्लास हो नहीं पाई। आज अपन डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस में भी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वैसे तो कई सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित डिजीज अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक डिजीज होती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, जो लंग्स होते हैं, पल्मोनरी जो टर्म है या वर्ड है वो हमारे लंग्स को इंडिकेट करता है। तो लंग्स में होने वाली टीबी जो है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानी जाती है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है। अब इसका इंट्रोडक्शन आपके स्क्रीन के सामने है, जिसमें अपन देखेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड कंट्रीब्यूट्स considerably to illness and death around the world. It is spread by inhaling tiny droplet of saliva from the cough or sneeze of an infected person. It is a slowly spreading chronic granulomatous bacterial infection characterized by the gradual weight loss. इसका मतलब है, पहली बात तो ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग अभी करंट अगर आंकड़े अपन लेके चले तो लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, उन लोगों में टीबी हो चुकी है। ठीक है ना, जो 1/3 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, उसमें से 1/3 लोग जो है वो टीबी से ग्रसित हैं या उनको टीबी हो चुकी है। इसके बाद इसका जो फैलना या स्प्रेड होना होता है वो जैसे खांसने से, छींकने से। जो खांसने और छींकने के बाद छोटी छोटी बूंदें जो मुंह से या नाक से निकलती हैं, जो दूसरे लोगों तक रीच करती हैं, तो उससे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होती है। ठीक है ना, 1 मिनट का पॉज लूंगा मैं। ठीक है, और ये क्या है, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि ड्रॉपलेट्स जो है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या व्यक्ति है, वो खांसने से, कफ से या उसकी स्नीज से जो ड्रॉप्स निकलती हैं, जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, उन बूंदों से जो बैक्टीरिया है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो उससे वो ये कम्युनिकेबल डिजीज भी है ये। ठीक है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर जो फैलने वाली डिजीज होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन देखें तो डेफिनेशन है, tuberculosis is the infectious disease primarily affecting the lungs parenchyma, is most often caused by mycobacterium tuberculosis। याद रखने लायक चीज इसमें जो है वो ये है कि जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, ये हमारे लंग्स के पैरेंकाइमा को, या अपन ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करती है या लंग्स को डैमेज करती है। इसका जो मेन कॉज है, जो मुख्य कारक है या मुख्य बैक्टीरिया है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम से जाना जाता है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो इसका कॉज है। इट में स्प्रेड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग मेनिंजेस, किडनी, बोन एंड लिम्फ नोड। इसका मतलब है कि जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, जब एक बार वो लंग्स में अफेक्ट हो जाता है तो लंग्स के थ्रू या ब्लड के थ्रू या बोन मैरो के थ्रू वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी टीबी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो फ्लो होगा, बॉडी में सर्कुलेट होगा तो दूसरे पार्टों में भी टीबी बनाएगा या टीबी वहां पे भी हो सकती है। जिसमें कि जैसे इंक्लूडिंग बॉडी पार्ट है, मेनिंजेस हो गया, मेनिंजेस ब्रेन का पार्ट होता है, किडनी हो गया, बोन्स हो गया, बोन टीबी भी होती है, मेनिंजेस टीबी होती है, किडनी टीबी होती है, लिम्फ नोड टीबी होती है, बहुत सारी टीबी या कई टीबीज होती हैं पल्मोनरी के अलावा भी। तो ये जो है वो लंग्स से होके अदर बॉडी ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी सिंपल सी। अभी तक टीबी अपन देख रहे होंगे। इसके बाद है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या ट्यूबरक्लोसिस, एक ही चीज है। ये इस टाइप का बैक्टीरिया जो आप सामने स्क्रीन पर है, ये अगर स्कैनिंग में या माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो लगभग ऐसा वो दिखाई देता है साइज एंड शेप में।
अब इसके बाद बात करते हैं अपन टीबी के टाइप्स। टीबी के टाइप्स में क्या है, एक तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इनका जो वाइड डिस्क्रिप्शन है, बड़ा डिस्क्रिप्शन है, वो आगे चल के इसमें डिस्कस करेंगे, अभी ओनली टॉपिक्स हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एवियन ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जिसमें माइकोबैक्टीरियम एबियम ऑफ वर्ड का कह सकते हैं अपन। इसके बाद बोविन ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम बोविज ऑफ कैटल, मतलब जानवरों का, ठीक है, पक्षियों का, जानवरों का। इसके बाद हो गया मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, डिसिमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। ये इसके 4 तरह के टाइप्स हो गए, ठीक है, मतलब मेंस के अलावा भी या ह्यूमन बीइंग्स के अलावा भी, कैटल वर्ड ये सब मिला के। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कारण या कॉज। कारण या कॉज की अपन बात करें तो जो मेन कारण है, जो डेफिनेशन में भी आया और इंट्रोडक्शन में भी इसके में आया, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरकुलाई है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूबरकुलाई में, एक ही चीज है वो, ठीक है। दूसरा जो कॉज है इसका, वो है आपका ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट मतलब क्या होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जब कोई ह्यूमन बीइंग या इंसान खांस मतलब कफ करता है या स्नीज करता है या छींकता है, कफिंग, स्नीजिंग, लफिंग, या हंसता है या बात करता है, तो ये सब के दौरान जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं या फैलती हैं, उनसे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। अब जब ट्रांसमिट होगा तो दूसरे व्यक्ति ने इनहेल कर लिया, वो उसके लंग्स तक पहुंच गया बैक्टीरिया, और वहां पर वो भी टीबी उसको भी, दूसरे पर्सन को भी हो गई, ठीक है। इसके बाद है एक्सपोजर टू टीबी। ऐसी ऐसी चीजें जिनसे टीबी होने के चांसेस, जैसे स्मोकिंग वगैरह, है ना, या जो टीबी के लिए ज्यादा ससेप्टिबल हैं, तो ये इसके मेन जो है वो कॉज हो सकते हैं। इसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, तो रिस्क फैक्टर्स में ये है, ये भी चीज है, इनसे भी टीबी होने के पूरे पूरे चांस है, इटियोलॉजी के अलावा, मेन कारणों के अलावा, जिसमें आपका है क्लोज कॉन्टेक्ट विद सम हु हैव एक्टिव टीबी। मतलब ऐसा व्यक्ति के साथ ज्यादा क्लोज रहना, क्लोज इन द सेंस साथ में घूमना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, जिसको टीबी हो। अगर ऐसे व्यक्ति के पास सपोज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एक्टिव पेशेंट है या पर्सन है, उसके खाने के बर्तन अलग होते हैं, पहनने उड़ने के कपड़े अलग होते हैं, ये सारी चीजें। सेकंड है आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस ऐसा पर्सन या व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी वीक हो, है ना, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो, बीमारियों को लेके वो ज्यादा ससेप्टिबल हो, इजीली उसको इन्फेक्शन रीच कर जाए या इन्फेक्शन हो जाए। इसके बाद आपका ड्रग एब्यूज एंड एल्कोहलिज्म। कुछ ऐसे व्यक्ति जो रेगुलर एल्कोहलिज्म करते हैं, क्योंकि एल्कोहलिज्म या स्मोकिंग या ड्रग के एब्यूज होंगे, उनकी बात नहीं करनी है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक रहेगा। अब जब इम्यून सिस्टम वीक रहेगा तो वो भी टीबी को लेके एक्टिव होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका पीपुल लेकिंग एडिक्यूट हेल्थ केयर। ऐसे व्यक्ति जो कम अपने हेल्थ केयर पे ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य की देखभाल को कम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद है आपका प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, ऐसी बीमारियां जिनसे इम्यून सिस्टम या कमजोरी होती है, या फिर कमजोरी वर्ड ठीक नहीं रहेगा, अपन ऐसे कह सकते हैं, ऐसी बीमारियां जिनसे कि इम्यून सिस्टम वीक रहता है, जैसे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया। बात कौन कर रहा है, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया, ऐसी। हाँ बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका इमिग्रेंट फ्रॉम कंट्रीज विद हायर इंसिडेंस ऑफ टीबी। मतलब ऐसी देशों से लोगों का आना, जैसे कोई फॉरेनर है, जहां पर ऐसी कोई देश है जहां पर टीबी ज्यादा लोगों में पाई जाती है, ऐसे लोग अगर जैसे हमारे देश में विजिट करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर जॉब वॉब के लिए आ रहा है, तो ऐसे लोगों से भी ये ट्रांसमिट होती रहती है, ठीक है ना। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन या टीबी एक्टिव पर्सन हमारे देश में आएगा, लोगों के साथ काम करेगा, घूमेगा फिरेगा, बैठेगा उठेगा, तो यहाँ के भी लोग अफेक्टेड होंगे, तो ऐसे ये भी एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल स्टेशन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज। मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि जैसे आप लोग रहेंगे, यहाँ से आगे जैसे टीबी वार्ड में अगर आपकी, या टीबी हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगती है,
बाय द चांस, तो वहां पर आप टीबी पेशेंटों के साथ रहेंगे तो वहां भी ये रिस्क फैक्टर है, वहां होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट अपन कम अप करते हैं आपका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मींस ये टीबी जो है वो कैसे कैसे पनपती है शरीर में। तो फर्स्टली अपन देखेंगे इसमें इनिशियल इन्फेक्शन और प्राइमरी इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन हुआ या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई क्या है इनहेल किया गया या बॉडी के अंदर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू द ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदों के जरिए अंदर गया, अंदर होने के बाद बैक्टीरिया इज ट्रांसमिटेड टू एल्वोलाई थ्रू एयरवे। एयरवे के जरिए या एयरवे के रास्ते वो लंग्स के जो एल्वोलाई हैं, जो अपन ने 2-3 बार देख लिया क्या होता है एल्वोलाई लंग्स में, उन एल्वोलाई तक रीच करेगा या पहुंचेगा। एल्वोलाई में पहुंचने के बाद डिपोजिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब वहां पर वो जाएगा, एक गया, एक होने के बाद वो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, एक से अधिक होंगे तभी तो वो इसको इन्फेक्टेड अच्छे तरीके से कर पाएंगे लंग्स को, तभी बीमारी क्रिएट हो पाएगी। क्योंकि एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इतने तो इम्यून सिस्टम होता है, अगर छोटा एक आध बैक्टीरिया होता है तो उसको वो खत्म कर देती है, किल कर देती है, ठीक है ना, एंटीबॉडीज रहते हैं। लेकिन जब वो ग्रोथ करना शुरू करेगा तो उसकी संख्या एंटीबॉडी से ज्यादा हो जाएगी, एंटीबॉडी उससे बीमारी से फाइट करने में जब नाकाम रहेंगे तो वो बीमारी पूर्ण रूप से अपना काम ले लेगी। इसके बाद जब बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो बैसिलाई आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट। लंग्स जब इन्फेक्टेड हो गया पूरा या लंग्स में टीबी हो गई तो लंग्स के अलावा जो है वो बैक्टीरिया दूसरे बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसमिट होगा और दूसरे अंगों तक पहुंचेगा, वहां टीबी क्रिएट करेगा। इसके बाद है ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इन विच लीड टू लिविंग इन द सस्टेबल कंडीशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर वर्कर, ये कुछ अलग ही आ गया इसमें। इसको देखो, ठीक है, जब अरे ये क्या है, हाँ, फैगोसाइट, इसके बाद है फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल एंड माइक्रोफेजेस। फैगोसाइटोसिस होता है भक्षण, ठीक है ना, भक्षण मतलब जो हमारे एल्वोलाई हैं या सेल्स हैं उनको वो डैमेज करना, लंग्स की जो सेल्स है उनको डैमेज करना या एल्वोलाइज को डैमेज करना शुरू करेगा। और न्यूट्रोफिल्स भी सेल्स ही होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है इनका एक टाइप होता है। इसके बाद है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट एंड एल्वोलाई। एक्युमुलेशन इन एक्सुडेट ऑफ एल्वोलाई मतलब क्या है कि जो पस है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां पे क्रिएट होगा। जब कोई चीज खराब होगी उसमें इन्फेक्शन होगा तो वो ऑब्वियसली नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगी, एक्सुडेट बनेगा वहां पर। इस बीच इस आफ्टर दैट इन विच लीड टू ब्रोंको निमोनिया, जो ब्रोंकोस है उसमें निमोनिया होगा। ब्रोंकोस में निमोनिया होने के बाद इन विच लीड टू न्यू टिश्यू मासेज ऑफ लाइव एंड डेड बेसिलाई, जो नए टिश्यू मतलब जो हेल्दी टिश्यूज है लंग्स के वो डेड होंगे, मरेंगे या खराब हो जाएंगे। इन विच लीड टू प्रोटेक्टिव मास अराउंड ग्रेनुलोस, इन विच लीड टू ग्रेनुलोस देन ट्रांसफॉर्म टू फाइब्रस, मतलब एक गांठ या ऐसा गुच्छानुमा बनेगा। इन विच लीड टू टिश्यू मास एंड सेंट्रल पोर्शन ऑफ विच इज कॉल्ड द गॉन ट्यूबरक्लस। इसके बाद जब एक पर्टिकुलर लोब या एरिया या ब्रोंका या एल्वोलाई का एक पार्ट जब इन्फेक्टेड हो जाएगा तो पूरी तरीके से टीबी का रूप धारण कर लेगा। देन फिर है मटेरियल बैक्टीरिया एंड माइक्रोफेजेस, दोबारा से शुरू होगा, बिकम नेक्रोटिक फॉर्मिंग चीजी मास इन विच लीड टू मास बिकम कैल्सिफाइड एंड बिकम कॉलेजिनियस स्कार, मतलब छोटे छोटे वहां पर धब्बे नुमा बनाएगा। in which lead to bacteria become dormant and do not and no further progression of active disease, in which lead to active disease or reinfection, in which lead to an adequate immune response, in which lead to activation of dormant bacteria. Then है Gons tuberculosis and ulcerated, ulceration मतलब छाले and releasing cheesy material into bronchi. Bacteria then become airborne resulting in further spread of infection in which lead to ulcerate, ये एरो जो लगा है निशान उसको in which lead to बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। Ulcerated tuberculosis and become scar tissue in which lead to infected lungs become inflamed। अब इसमें ये कहोगे सर इंग्लिश बोलते जा रहे हैं, तो इजी इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड लंग्स का, लोब का संक्रमित होना या लंग्स का संक्रमित होना, ये सब चीजें हैं इसमें, ऐसा कोई हिंदी ट्रांसलेट के लिए कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट आपका फर्दर डेवलपमेंट ऑफ
pneumonia and tuberculosis formation unless the process is arrested is the spread downward to the hilum of lungs and later extended to the adjacent lobe, मतलब पूरे लोब में ये स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के बाद पैथोफिजियोलॉजी मतलब जब बैक्टीरिया के एंटर करने से लेके वो कैसे कैसे बॉडी के लंग्स को डैमेज करता है या कैसे अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है और पूरी तरीके से वहां पर टीबी को निर्माण देता है या क्रिएशन करता है। दिस इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या हो गया, लक्षण। लक्षण में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हो गए। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, लो ग्रेड फीवर। एनोरेक्सिया क्या होता है, भूख नहीं लगना। ठीक है, टर्म है ये। इसके बाद है लो ग्रेड फीवर, छोटा मतलब फीवर के भी ग्रेड होते हैं। जैसे नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 की जगह 99 पॉइंट कुछ हो गया तो लो ग्रेड, थोड़ा फीवर रहेगा। नाइट स्वेट्स होगा, रात में मतलब स्वेटिंग होगी या पसीना आएगा, फटीग होगी, थकान होगी, वेट लॉस होगा। ये इसके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है। देन फिर अपन बात आ जाती है आपकी पल्मोनरी सिम्टम्स, लंग्स में से क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो उसमें हो गया डिस्निया। डिस्निया मतलब डिस्निया कोई बता सकता है, डिस्निया डिफिकल्टी इन क्या, किस चीज में डिफिकल्टी होती है? क्या डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई, दिस इज कॉल्ड डिस्निया। ठीक है, दूसरा है नॉन रिजॉल्विंग ब्रोंकियो निमोनिया, ऐसा निमोनिया हो जाना जो कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या ठीक नहीं होगा। देन फिर आपका नॉन प्रोडक्टिव कफ, म्यूकोपुरुलेट खांसी, नॉन प्रोडक्टिव कफ मींस खांसी, ऊपर एक चेस्ट पेन रह गया, सीने में दर्द होगा। म्यूकोपुरुलेट स्पुटम विद द हेमोप्टाइसिस, हेमोप्टाइसिस मतलब ब्लड के साथ जो स्पुटम है वो आएगा। चेस्ट पेन होगा, चेस्ट टाइटनेस के बाद। इसके बाद एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स में पेन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, ये हो गए आपके लक्षण। कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा से देख लो। एनोरेक्सिया, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट, फटीग, वेट लॉस, डिस्निया, नॉन रिजॉल्विंग ब्रोंकोनिमोनिया, चेस्ट टाइटनेस, नॉन प्रोडक्टिव कफ, म्यूकोपुरुलेट स्पुटम विद हेमोप्टाइसिस, चेस्ट पेन, पेन, इन्फ्लामेशन। ये सारे लक्षण जो है वो टीबी के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मींस जांच पड़ताल। ठीक है, क्या क्या टेस्ट होंगे, तो इसमें एक होगा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में डॉक्टर ये पूछ सकता है या नर्स ये पूछ सकती है कि पहले से किसी को पहले टीबी हुई है परिवार में या फैमिली में ना, या रिलेटिव्स में या आसपास रहने वाले लोगों में या जॉब कलीग्स वगैरह में, किसी में भी। देन फिर है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल शरीर का एग्जामिनेशन किया जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, फंडामेंटल में ये सब आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। नेक्स्ट है आपका क्लबिंग ऑफ फिंगर और टॉय इन पीपल विद एडवांस डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेलन और टेंडर, स्वेलन और टेंडर लिम्फ नोड इन द नेक और अदर एरिया, सूजन आएगी गर्दन पे या लिम्फ नोड्स में। फ्लूइड अराउंड लंग्स, जो लंग्स होते हैं उसके सराउंडिंग्स में कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन होने के चांसेस हैं या हो सकता है। अनयूजुअल ब्रीथ साउंड आएगा, मतलब सांस लेने में एक आवाज आएगी, सीटी, विसिल टाइप या व्हीजिंग साउंड आ सकता है। नेक्स्ट है आपका इफ मिलियरी टीबी। मिलियरी टीबी मतलब जो आपके बर्ड वगैरह कैटल वगैरह से संबंधित है। इसमें फिजिकल एग्जाम में स्वेलन लीवर हो सकता है, स्वेलन लिम्फ नोड हो सकता है, स्वेलन स्प्लीन हो सकता है। टेस्ट में भी इनपुट बायोप्सी ऑफ अफेक्टेड टिश्यू। बायोप्सी क्या होता है कि बॉडी के जिस जो अफेक्टेड या इन्फेक्टेड पार्ट है उसमें चेक करना है कि बीमारी है कि नहीं, तो वहां से एक मांस का टुकड़ा निकाल के उसको टेस्ट के लिए भेजना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायोप्सी। ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंको में स्कोपी एक दूरबीन के थ्रू या टेनी कैमरे के थ्रू उसको चेक करना। चेस्ट का स्कैन करना, चेस्ट का एक्सरे करना। इंटरफेरोन गामा रिलीज ब्लड टेस्ट सच एज
QFT, गोल्ड टेस्ट ऑफ टू द टेस्ट ऑफ टीबी इन्फेक्शन। ये एक बार देखना पड़ेगा QFT क्या है, ठीक है, मैं देख के मैसेज कर दूंगा सब लोगों को। इसके बाद है स्पुटम एग्जामिनेशन इन कल्चर। जो स्पुटम है, कफ होने के बाद जो स्पुटम रिलीज होता है बाय फ्रॉम द लंग्स, उसका एग्जामिनेशन या टेस्ट करना, जिसमें कि पता लगाना कि क्या वाकई टीबी है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। देन फिर है आपका थोरासेंटासिस। थोरासेंटासिस क्या होता है कि जो लंग्स होता है, लंग्स में जो फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, वहां पर निडल या एक बड़ी सिरिंज होती है, उसके जरिए वहां से जो फ्लूइड है उसको निकालना, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड थोरासेंटासिस। इसके बाद है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड PPT। स्किन टेस्ट होता है जिसमें कि 0.05 ग्राम प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, इनको स्किन में इंजेक्ट किया जाता है और फिर उसको 24 टू 48 आवर्स तक चेक किया जाता है कि वहां पर कुछ रिएक्शंस, रेडनेस, इन्फ्लामेशन, पेन, हीट, ये सब चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। अगर वो हो रही हैं, PPD टेस्ट उसको बोलते हैं। प्रोटीन, उसका फुल फॉर्म PPD का वो भी देख के बता दूंगा। प्रोटीन से स्टार्ट होता है, उसमें लास्ट में लिपिड आता है, डेप्रीबियस आता है। तो उसमें स्किन में इंजेक्ट करने के बाद वहां पर एक पेन से गोला काट देते हैं और फिर 24 से 48 घंटे तक ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कुछ रेडनेस या कुछ रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तो इसका मतलब टीबी पॉजिटिव है, अगर नहीं हो रहे हैं तो वो नहीं है। ये आपके हो गए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसके बाद है आपका क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट। अच्छा, ये जो मैं अभी बोल रहा था वो यहीं पे आ गया। QFT गोल्ड टेस्ट मेजर इंटरफेरेंट गामा इन द टेस्टी ब्लड आफ्टर incubating the blood with the specific antigen from mycobacterium tuberculosis प्रोटीन। मतलब ऐसा प्रोटीन इंजेक्ट करना जिसमें कि वो अवेलेबिलिटी उस बैक्टीरिया की है या नहीं है, ठीक है ना। इंजेक्ट करने के बाद अगर उसमें रिएक्शंस हुए तो वहां से वो पता चल जाएगा, और बाकी डिटेल्स इसको मैं और इसका वीडियो से बना के शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट में ये आ गया PPD। इसमें 0.1 दे रखा है, लेकिन 0.1 टू 0.5 होता है ml ऑफ PPD इज इंजेक्टेड फॉर आर्म, मतलब हाथ में इंजेक्ट किया जाता है आफ्टर 24। इसमें 48 से 72 दे रखा है, उसमें मेरे यहाँ जो है उसमें 24 से, लेकिन ये भी ठीक है, 72 घंटे तक भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। चेक फॉर एंडुरेशन एट द साइट, इफ द एंडुरेशन इज इक्वल टू एंड मोर देन 100 mm। मतलब जो यहाँ पे जो इंजेक्शन PPD इंजेक्ट किया है उसका जो एरिया है वो नॉर्मल है तो ठीक है। अगर वो वहां से स्वेलन वगैरह उसमें हो गई, रेडनेस वगैरह हो गई, या फिर उसमें ईचिंग वगैरह होने लगी, तो वो पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। तो जटिलताओं में जैसे हो गया आपका बोन स्पाइनल जॉइंट डिस्ट्रक्शन में रिजल्ट फ्रॉम टीबी दैट इन्फेक्ट योर बोन, TB स्पाइन और पोस्ट स्पाइन। इसके बाद है ब्रेन मेनिंजाइटिस का TB हो सकता है, लीवर किडनी का होता है, हार्ट कार्डियक टेम्पोरेट हो सकता है, प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है, TB निमोनिया, सीरियस रिएक्शन टू ड्रग थेरेपी, हाइपोटॉक्सिसिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। ये कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं हो सकती हैं TB के साथ साथ। अब आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं, ठीक है। दवाइयों में अपन दे सकते हैं आपका pulmonary TB is the treated primarily with the anti-tuberculosis agent for 6 to 12 month डॉट। अमिताभ बच्चन प्रचार ऐड करते थे ना पहले, डॉट। TB का इलाज है, TB से क्या बोलते थे, TB को ठीक किया जा सकता है? तो वो 6 से 12 महीने का जो कोर्स है वो डॉट्स के नाम से जाना था, इसमें आगे आ जाएगा। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट, इसमें दो होते हैं, फर्स्ट लाइन मेडिकेशन या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट, और एक होता है सेकंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन में इसमें दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 mg पर केजी, आइसोनियाजिड फॉर INH हाइड्राजिड 5 mg पर केजी, मैक्सिमम 300 mg मैक्सिमम पर डे, ठीक है। रिफार्मसिन 10 mg पर केजी, पैराजेनामाइड 15 टू 30 mg पर केजी अकॉर्डिंग टू एज या वेट, ठीक है। इथाम्बुटोल 15 टू 25 mg पर केजी फॉर 8 वीक्स एंड कंटिन्यूइंग अप टू 4 टू 7 मंथ। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन मेडिकेशन या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, ठीक है, या पहला ट्रीटमेंट का एक फेज। इसके बाद सेकेंड लाइन मेडिकेशंस में क्या देंगे,
सेपेरियोमाइसिन 12 से 15 ग्राम पर mg पर kg, एथियोनामाइड 15 mg पर kg, पैरामिनोसाइलिसेट सोडियम 200 से 300 mg पर kg। इसके बाद है साइलोसेरिन 15 mg पर kg। विटामिन बी को बोलते हैं पायरोडिक्सिन, यूजुअली एडमिनिस्टर विद द INH मतलब क्या होता है, आइसोनियाजिन, ठीक है, विटामिन बी को दिया जा सकता है। इसके बाद है आपका थर्ड लाइन में क्या है, अदर ड्रग दैट मे बी यूजफुल बट नॉट ऑन द WHO लिस्ट ऑफ SLD। इसमें रिफाम्बुटिन, मैक्रोलाइड, EG3, क्लेरिथ्रोमाइसिन CLR, लाइनेजोलिड, थियोएसिटाजोन एंड थायरिडाइजिन, एग्रिन, ये हो गए आपके ऐसी मेडिकेशंस जो कि WHO ने अप्रूव नहीं की है लेकिन टीबी को ट्रीट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आ जाता है, ये डॉट्स आ गया इसमें, डॉट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी लिख दोगे, वो उसके साथ साथ ये भी कंटिन्यू करना है। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इट इज द name given to the WHO recommended tuberculosis control strategy that combined 5 components. First है government commitment including both political will at all level and establish a centralized and prioritized system of TB monitoring, recording and training. Second है case detection by the sputum smear microscopy. थर्ड है आपका स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट रीजन डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय द हेल्थ केयर वर्कर और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 2 months। फोर्थ है ए रेगुलर ड्रग सप्लाई। फिफ्थ है स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम दैट अलाउ असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट रिजल्ट। इसके बाद डॉट इज स्पेशली क्रिटिकल फॉर पेशेंट विद ड्रग रेसिस्टेंस, TB, HIV infected person and those on the intermediate treatment oblique regimens, for the example 2 or 3 times weekly, ठीक है। ये मेडिकेशंस है। डॉट वो जो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन मेडिकेशंस है उनको किस किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइन बनाई है वो सब चीजें हैं। इसके बाद है आपका मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसको MTD बोलते हैं शॉर्ट में। हॉस्पिटल्स में जॉब करोगे तो समझ में आएगा MTD, मल्टी ड्रग थेरेपी टू ट्रीट TB मींस टॉकिंग सेवरल डिफरेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एट द सेम टाइम। The standard treatment is to be isoniazid, rifampicin, ethambutol and parazinamide for 2 months. Treatment is then continue for at least 4 months with the fewer medicines. इसमें भी जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की जो कुछ मेडिकेशन है उनको मिला के सबको दिया जाता है, जिसमें मल्टी ड्रग थेरेपी कई सारी मेडिकेशन से ट्रीट किया जाता है। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें आप लिख ही लेंगे, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, उसके नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना 5 और उनको ट्रीट करना, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान बना लेना, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि कैसे क्या है उसको देख लेना, एक बार नहीं समझ में आए तो बता देना, उसको एक शेयर कर देंगे, लेकिन एक बार अपनी खुद की मेहनत से उसको देख लेना। कुछ चीजें समझ में आई 10-20% या नहीं आई? जल्दी बोलो, अनम्यूट करके फटाफट, क्लास खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है इसमें, बोलो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा ये कहना था कि सारे का लैंग्वेज तो हिंदी है बट इंग्लिश में पढ़ाई हो रहा है, तो ऊपर ऊपर नहीं पार कर जा रहा होगा। हिंदी के PPT नोट्स नहीं मिल पाएंगे। कौन पूछ रहा है ये? मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग म्यूट कर देता हूँ।